नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एस.बी. जायसवाल आप सभी का रीजनिंग फैकल्टी इस लाइव सेशन में अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले संडे को मैंने ये टेस्ट पेपर करवाया था। टेस्ट पेपर 1 था। आज जो है ये टेस्ट पेपर 2 होगा। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ वो फर्स्ट पेपर का जो क्वेश्चन था, उस जो टॉपिक रह गए थे उसमें वो टॉपिक मैं इस सेट में लेकर आया हूँ। ठीक है, ताकि एक तरह के सभी टॉपिक जो है वो रीजनिंग का यहाँ पर एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक है, सारे टॉपिक इसमें आ जाए। तो चूंकि अब 1 घंटे का सेशन होता है, 1 घंटे इसके आसपास रहते हैं, तो 15 क्वेश्चन, 10 या 12 या 15 क्वेश्चन होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमें डिटेल एक्सप्लेन भी करना होता है, बताना भी होता है। इसलिए मैं यहाँ पर पिछली टेस्ट में जो भी क्वेश्चन था, इस बार टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस रखा है। फिर उसके बाद अगला जो टेस्ट पेपर होगा उसमें जो बचे हुए टॉपिक होंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। ठीक है, अब थोड़ा बहुत कॉमन हो भी सकते हैं, एक आध दो टॉपिक से हो सकता है पिछले बार भी वो मैच कर जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आप लोग को मेन प्रैक्टिस करानी है। जो आप लोग के एग्जाम होने वाले हैं, जैसे बैंक का एग्जाम होने वाला है, एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, पुलिस का एग्जाम होने वाला है, ये सब मिक्स टाइप के ये क्वेश्चन पेपर है, ताकि ये सभी में आपको काम आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें ये टेस्ट पेपर। जायसवाल एकेडमी, ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें आपका डायरेक्शन में लिखा हुआ है क्या, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी एंड देन चूज द करेक्ट सीक्वेंस। जो प्रश्न में 5 वर्ड दिए गए हैं उसको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है। डिक्शनरी ऑर्डर में जब हम अरेंज करेंगे तो कौन सा वर्ड पहले आएगा फिर उसके बाद आएगा, ये उस तरह के ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शन आपको चेक करनी है। ठीक है, इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा सही है, को वर्ड में अरेंज करना है। वर्ड को डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहले क्या लेंगे आप, पहले फर्स्ट नंबर का लेंगे कि सेकंड नंबर का लेंगे कि थर्ड नंबर का या फोर्थ नंबर का। ऑप्शन आपके सामने ABCD करके ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको ये बतानी है कि करेक्ट सीक्वेंस जो है इनमें से कौन सा है। यहाँ पर कैसे चेक करेंगे इसे, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसमें जब भी आप बनाएंगे तो इसमें कॉमन जो लेटर होंगे, ठीक है, उन सब को कैंसिल कर देंगे। कॉमन कौन कौन है भाई, तो यहाँ पर देखिए शुरू के PES और T, क्या सभी में PEST है? PEST यहाँ भी है, PEST यहाँ भी है, PES यहाँ पर है, यानी 3 लेटर कॉमन है। ठीक है, शुरू के यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में 4 लेटर कॉमन थे। जैसे ही 5वां वर्ड देखा तो सिर्फ 3 जो है वो कॉमन मिला। ठीक है, ये तीनों कैंसिल होने के बाद अब हमारे पास जो बचेगा उसमें अब सीक्वेंस बनाएंगे। ठीक है, ये तीनों हमने कैंसिल कर दिया। अब इसके बाद मेरे पास 5वां वर्ड में क्या आ रहा है, जो 5वां जो वर्ड है ये ऑप्शन में, इसमें चौथा लेटर S है और बाकी सभी में क्या है, T है। तो जब हम लोग अल्फाबेट पढ़ते हैं तो पहले क्या आता है, S आता है, इसलिए 5वां जो होगा ये हमारा फर्स्ट नंबर पे आएगा। ठीक है जी, तो 5 से स्टार्ट होने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है A। इसके बाद कोई ऑप्शन है जो 5 से स्टार्ट हुआ नहीं है, इसलिए हमें बाकी का नहीं भी देखेंगे तो हमारा काम चल जाएगा इस A से। लेकिन मैं सीक्वेंस बताता हूँ, अगर मान लिया 5 से स्टार्ट होने वाले और भी ऑप्शंस में दिए होते तो फिर वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करते। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करते, तो S देख लिया आपने, अब S चौथा लेटर के बाद 5वां लेटर देखना है। तो 5वां लेटर इसमें मेरा क्या है, I है, ये तो पहले हो गया, अब इसमें कोई है नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो बाकी 5वां लेटर बचा उसके बाद क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर E आ रहा है, फिर इसके बाद यहाँ पर ये आपके I है और यहाँ पर भी जो है L है। ठीक है, तो अब इसमें जो सीक्वेंस बनेगा उसमें आप पहले क्या लेंगे, तो इसमें जब 5वां लेटर नहीं है तो आपका चौथा आएगा, जो आपका चौथा यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड लिखा है, क्योंकि जो मेरे पास बचा है उसमें E पहले आता है तो E के हिसाब से थर्ड हो गया। फिर इसी तरह आप सेकेंड और 1 भी देख करके करेक्ट सीक्वेंस बना सकते हैं। लेकिन जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको चाहिए क्या कि ऑप्शन पे नजर रखें। आपने सिर्फ एक ढूंढ लिया, उससे आपका काम ऑप्शन में चला गया। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन बोला है कि साइबरनेटिक्स एक वर्ड है
उस वर्ड में कौन सा ऐसा लेटर है जो उसी पोजीशन में है जैसे जिस पोजीशन में वो अल्फाबेट में होता है। भी ऐसा क्वेश्चन है, आप सीधे ABCD पढ़ना, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख लिख के पढ़ रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। जैसे ये A हुआ, फिर B हुआ, फिर C हुआ, D हुआ। बहुतों लोगों ने E आंसर दिया। ये बताओ E यहाँ पर किस पोजीशन में है? 4th पोजीशन में है। और फिर 5, 6, 7 ये 7 पोजीशन में है। जबकि अल्फाबेट में E जो है वो 5वें नंबर पे होता है। E का कोड क्या होता है? 5वां, ठीक है। तो इसीलिए ये E जो आंसर बता रहे हैं जो लोग गलत बता रहे हैं, ठीक है। फिर इसी तरह आपको ABCD पढ़नी है, ABCD, फिर इसके बाद EFGHI। देखिए जहां पर मैंने I पढ़ा था वहीं पर I लिखा हुआ भी है, तो ये लिखा हुआ मैच होना चाहिए। फिर इसके बाद I के बाद J और K, यानी कोई और नहीं है, तो I आंसर बनेगा। I का पोजीशन यहाँ पर क्या है? 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें स्थान पे I है। और अल्फाबेट में भी I का कोड क्या होता है? वो होता है 9। जैसे इजोटी एक वर्ड होता है, कोड हम लोग कैसे निकालते हैं तो ध्यान रखिएगा, जानते हैं, सभी लोग पढ़े होंगे। अल्फाबेट का कोड याद रखने के लिए या निकालने के लिए ये इजोटी से हम लोग निकालते हैं 5 10 15 20 25। ये इजी मेथड होता है, इसके हेल्प से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी कोडिंग का क्वेश्चन हुआ, लेटर सीरीज हुआ, अल्फाबेट से रिलेटेड हुआ, तो यहाँ पर J कोड है 10 का, तो J के पहले क्या होगा? I होगा, तो I का कोड क्या है? 9, यानी 9वें स्थान पे I होता है, तो यहाँ भी 9वें स्थान पे ही I है। बाकी और सबका स्थान चेंज है, अदला बदली, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये आंसर I बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कोडिंग से है। अभी मैंने इस रोटी का कोड लिख दिया है, आप उसके हेल्प से बना सकते हो। अगर आप पहले से पढ़े होंगे तो जानते ही होंगे। और R का कोड क्या लिखा गया है? तो R का जो कोड है वो S लिखा गया है, मतलब कि एक लेटर बढ़ा करके लिखा गया है, ठीक है। तो ये R का जो कोड है वो आपका S है। तो इस केस में हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? एक लेटर आगे। लेकिन अब अगला केस में क्या हो रहा है? ये A का X लिखा गया है, तो अभी आपको थोड़ी दिक्कत होगी समझने में कि गैप ज़्यादा लग रहा है, तो आप पीछे आके देख सकते हो। इसी तरह अगले केस में देखिए, V के लिए क्या लिखा गया है? W लिखा गया है। अगर मैं कोड से समझाऊं तो ये 18 कोड है R का, तो इसका क्या है? 19। तो हम बोल सकते हैं पहले लेटर में +1 हुआ है। फिर V का देखिए 22 होता है और इसका है 23। तो V में भी क्या हुआ है? +1। E में 5 होता है और ये क्या है? इसका कोड 2 है, मतलब क्या हुआ? -3। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ 2 बार +1 हुआ है तो 2 बार -3 भी होना चाहिए, तो A के साथ -3 होगा। अब A के कोड कैसे समझेंगे? तो Z हमारा लास्ट लेटर है, उसका 26 कोड होता है। Z के बाद जब हम लोग A लेंगे तो 26 के बाद 27वां लेटर हो जाएगा। तो यहाँ पर A को मैं 27 मानता हूँ, ठीक है। तो X का क्या होगा? 24। अब 27 में 3 घटाएंगे तभी तो 24 आएगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर +1 -3 +1 -3 हो रहे हैं, ठीक है। एक लेटर आगे 3 लेटर पीछे, फिर V के आगे W है, तो E से 3 लेटर पीछे जब जाएंगे तो B मिलेगा। तो यहाँ भी आप उसी तरह करके बना लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है SCAW, तो यहाँ +1 -3 +1 -3 होगा। तो S के बाद क्या मिलेगा? T, और C में -3। अब C का कोड तो 3 होता है, 3 में -3 करोगे तो क्या लगेगा? 0। तो 0 किसको मानेंगे? तो 0 यहाँ पर आपको Z का मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 26 के बाद 27 28 29 रख लूँ इसका कोड, तो 29 में 3 घटाएंगे तो 26 आ जाएगा ना। और ये 19 है तो ये +1 किया 20। अब T और Z देखिए ऑप्शन किस में है? तो सिर्फ इसी में है, और तो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। बाकी का निकालने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ समझाने के लिए बाकी निकाल देता हूँ। A का B हो जाएगा और W से इसका 23 है, 3 लेटर पीछे 3 माइनस करेंगे तो 20 आएगा जो T का कोड है, ठीक है। तो सेकेंड आंसर होगा। सिर्फ 1-2 लेटर से ही काम आपका चल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ 4 लेटर हैं, आपको देखना है +1 -3 +1 -3, तो यहाँ भी +1 -3 +1 -3 होगा। आप लास्ट लेटर से भी निकाल सकते हो, W से भी।
क्योंकि लास्ट लेटर सभी ऑप्शन में अलग अलग हैं, सिर्फ यहाँ पर के मैच कर रहा है, तो आपका साथ काम इससे चल जाए। क्योंकि ये 23 है, -3 किया 20 आ गया, 20 यानी टी कोड लास्ट में किस में है, तो सेकंड ऑप्शन में, इससे बन जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से ये बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी मैं बड़ा कर देता हूँ, अगली बार से जब सेटिंग करेंगे कुछ लोगों का आंसर जो है वो आपका बी ऑप्शन आ रहा है, किसी का आंसर जो है वो सी ऑप्शन आ रहा है। तो सही क्या है भाई, देखिए यहाँ पर बैग में आपका लिखा हुआ है, ये इसके कोड 2 होंगे, इसका 1 होगा और इसका 7 होगा। अब 2 1 7 का क्या करें ताकि 28 आ जाए, वही प्रोसेस यहाँ भी होंगे, 5 है, 1 है और 20 है, सेम होता है। तो अगर मैं जोड़ करके देखूं, देखो इसमें क्या होता है ना, क्वेश्चन बनाते बनाते आइडिया होता है तो फिर आप खुद सोचते हो। यहाँ पर आप प्लस करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ करेंगे, क्या करेंगे, वो चीज़ देखना पड़ता है, सारा ट्राई करना पड़ता है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि कोई कोडिंग रिकॉर्डिंग एक ही रूल पे सब बन गया, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर आप इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। 10 को 28 में बदलना पॉसिबल है, या जिस मेथड से आप 28 में बदलेंगे फिर इसको भी प्लस करेंगे, आपको 26 आएगा। 26 का 200 नहीं बदलेगा, पैटर्न हमेशा सेम होता है। ठीक है, तो पैटर्न क्या है, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया गया है, आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 हुआ। अब 14 को डबल करेंगे तो 28 बन जाएगा। सेम यहाँ भी ये काम होना चाहिए। तो यहाँ भी जब इसको कोड लिखने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ रहा है। अब 100 को आप मल्टीप्लाई करो, मतलब डबल करो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 200 बदल जाएगा। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है। अब इसका कोड 13 होता है, फिर 1 है, फिर इसका 14 कोड है। कोड अच्छी तरह याद होना चाहिए। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 182। तो 182 का 182 आंसर नहीं लेना है, डबल भी तो करनी है ना हमें। जैसे सबका डबल किया था, इसका भी डबल करेंगे तो यहाँ पर 364 आंसर बनेगा। ठीक है, ये वाली, क्योंकि सबका डबल किया है ना, आपका 14 आता तो यहाँ 100 आता, तो फिर आप ले लेते 182। इसलिए यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से, यानी हर केस में। अब यहाँ पर कभी कभी डबल अगर आपको दिखे कि किसी में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी में 3 से, किसी में कुछ अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर वो हो सकता है वो नंबर ऑफ लेटर पे हो। किसी में 2 लेटर है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, किसी में 4 लेटर है तो 4 से मल्टीप्लाई किया गया, या कॉन्सोनेंट वॉवेल के पैटर्न पे भी क्वेश्चन होते हैं। तो इस वर्ड में 2 वॉवेल है तो 2 से गुना किया, अगले वर्ड में 5 वॉवेल है तो 5 से गुना किया, ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद जो डबल किया गया है वो सब में डबल है, इसमें कोई कॉन्स्टेंट वॉवेल वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्शन से क्वेश्चन है। अगर आप लोग डायरेक्शन पढ़ चुके हैं तो, या जिनका पढ़ा हुआ है, हो सकता है अभी आप लोग स्टार्ट किए होंगे, फिर उसके बाद मैं आपको इसका शॉर्टकट ट्रिक भी बता दूंगा। ठीक है, बेसिक तरीका क्या है, सभी लोग आप जान रहे हैं कि डायरेक्शन कितने होते हैं टोटल। तो टोटल डायरेक्शन 8 होते हैं। ठीक है, जैसे आप ये मान लिया, ये आपका अभी ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट पे अगर मैं प्लस बनाता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा टेढ़ा मेरा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, नॉर्थ, तो नीचे वाले को बोलते हैं साउथ। ठीक है, इधर क्या होता है हमारा, वेस्ट होता है, और इधर क्या होता है, ईस्ट, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब इनके बीच में जो होगा वो 4 और डायरेक्शन हो जाएंगे। जैसे ये आपका हो गया नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। मैं थोड़ा इसके बारे में पहले पढ़ा देता हूँ, हो सकता है जो स्टूडेंट नहीं पढ़ा है कभी तो वो थोड़ा सा जान लेगा, तब उसको समझ में भी तो आएगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये सब हमने लिख दिया आपको। तो ये इस तरह से टोटल जो है वो कितने डायरेक्शन हुए, 8 होते हैं। 4 डायरेक्शन जो स्टार्टिंग में मैंने बनाया था उनके बीच का गैप 90-90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब ये सब जो गैप है ये हमें 45 डिग्री मानना पड़ता है कैलकुलेशन में हेल्प के लिए। ठीक है, हालांकि ये जरूरी नहीं है कि 45 डिग्री पे होगा तभी नॉर्थ ईस्ट होगा। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कोई 30 डिग्री पे भी है नॉर्थ से या ईस्ट से, तब भी वो नॉर्थ ईस्ट ही कहा जाएगा। ठीक है, तो खैर इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक आदमी का चेहरा वेस्ट की ओर है। ठीक है जी, चलो मैं इधर बना देता हूँ, ये वेस्ट की ओर, मैं इधर लिया। यहाँ से वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करता है, मतलब चेहरा किधर कर लेता है, तो नॉर्थ वेस्ट की ओर। ठीक है,
फिर उसके बाद वो 180 डिग्री उसी डायरेक्शन में, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 180 डिग्री हमेशा अपोजिट होता है। ये जब इधर से घूम करके आएगा तो साउथ ईस्ट की ओर चेहरा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सबको? पहले वेस्ट था, फिर नॉर्थ वेस्ट हो गया 45 डिग्री पे, फिर 180 डिग्री पे सीधे आ जाएगा साउथ ईस्ट। अब साउथ ईस्ट की ओर आ गया तो यहाँ से उसको एंटी क्लॉकवाइज जाना है 270 डिग्री। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? ये 270 डिग्री क्या हुआ? 180 प्लस 90। तो 180 में अपोजिट आ गया नॉर्थ वेस्ट, और 90 डिग्री लेफ्ट, यानी अब चेहरा हो गया साउथ वेस्ट की ओर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद उसको फिर जाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री। अब बताओ, साउथ वेस्ट से हम लोग 135 डिग्री टर्न करेंगे तो कहाँ जाएंगे? नॉर्थ में। किसी ने आंसर नॉर्थ दिया था? फाइनल आंसर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ होगा, नॉर्थ ईस्ट नहीं होगा। अब इसी क्वेश्चन को बिना डायग्राम बनाए डायरेक्ट कैसे करेंगे? तो प्लस माइनस करके बनाएंगे। ठीक है, कैसे प्लस करना है? तो देखिए, ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज है, 180 डिग्री क्या है? क्लॉकवाइज ही है, सेम डायरेक्शन। और फिर 135 डिग्री भी जो है ये क्लॉकवाइज में है। जितने भी सेम डायरेक्शन में होते हैं उनको ऐड कर लीजिए, यानी क्लॉकवाइज वाले को सबको जोड़ना है। तो 45 और 135 180 हो गए, 180 180 कितने हो गए? 360 डिग्री। ये क्लॉकवाइज में आया, करेक्ट। एंटी क्लॉकवाइज में सिर्फ एक ही है और नहीं है कोई। अगर और भी एंटी क्लॉकवाइज में लिखा होता तो उनको भी आपस में जोड़ लेते। अब ये सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पर 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज को घटा देनी है। बताओ डिफरेंस क्या आया? तो यहाँ डिफरेंस आएगा 90 डिग्री। अब क्लॉकवाइज लिखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज? तो क्लॉकवाइज अधिक वैल्यू किसका है? क्लॉकवाइज वाले का। यहाँ जो वैल्यू आएगा क्लॉकवाइज में लिखा जाएगा। अब उस बंदे का चेहरा किधर है भाई? वेस्ट की ओर था। तो अब लास्ट में अब क्या करेंगे? इसी वेस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी सीधा राइट टर्न कर जाएंगे। तो क्या आंसर बनेगा मेरा? नॉर्थ। समझ में आ गई? इसमें बिना पेन पेपर यूज किए हुए आपको बनानी है। ये क्वेश्चन और है डायरेक्शन से, इसमें डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है ना? तो डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसी केस में आपको ये बतानी है। यहाँ पर मैं पहले फेस डायरेक्शन का ही बता देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर अनीता पहले जो है नॉर्थ की ओर जाती है, ठीक है? फिर वो राइट टर्न की एक बार, फिर अगले केस में फिर वो राइट टर्न की, ठीक है? जब वो नॉर्थ की ओर गई तो वहां पर वो राइट टर्न की, फिर उसके बाद राइट टर्न की। लेफ्ट तो बीच में कई टर्न की, यानी सिर्फ 2 राइट है। तो नॉर्थ से 2 बार राइट टर्न करेंगे तो फिर साउथ आंसर आ जाएगा, ठीक है? ये है आपका फेस डायरेक्शन। चेहरे का दिशा, जो कि ये क्वेश्चन में नहीं पूछा था, मैंने अलग से बताया, ठीक है? तो ये बिना लाइन ड्रॉ किए डायरेक्ट आप इस तरह से कर लीजिएगा। N फॉर नॉर्थ हुआ, R फॉर राइट हुआ और S फॉर साउथ हुआ, ठीक है? तो उत्तर दिशा से 2 बार राइट टर्न करेंगे, तो उत्तर दिशा से एक बार राइट टर्न किए, दाएं ओर घूमे तो पूरा हो गया, फिर एक बार और दाएं घूमेंगे तो नीचे दक्षिण दिशा की ओर हो जाएगा। ये चेहरे का दिशा हुआ। अब आपको जो पूछा है उसके लिए लाइन ड्रॉ करके ही बनाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ये सेंटर पॉइंट है, ये यहाँ से वो अनीता चली कहाँ? नॉर्थ की ओर। तो मान लिया ऊपर ऐसे गए, ठीक है? 30 किलोमीटर ये नॉर्थ की ओर गई। फिर यहाँ से वो राइट टर्न की और 15 किलोमीटर गई, 15 किलोमीटर चली, ठीक है? फिर उसके बाद वो राइट टर्न की, तो अब किधर जाएगी? नीचे की ओर आएगी। हमेशा राइट जो होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, और चूंकि यहाँ डिस्टेंस जो है 30 है, इसलिए इस लाइन के बराबर होंगे, ठीक है? तो अब यहाँ पर जाके रुक गई है। तो देखिए ये डाउनवर्ड एरो दिखा रहा है, मतलब उसका फेस किधर है? साउथ की ओर है, ओके? अब ये स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो किधर है? तो ये वाली, ये इधर है। कितना डिस्टेंस होगा? तो 30 के सामने 30, तो 15 के सामने 15, तो ये 15 किलोमीटर हो गया। और डायरेक्शन इसको क्या बोलेंगे? ये कौन से डायरेक्शन में है? तो डायरेक्शन यहाँ पर क्या आता? तो उसके लिए अगर आपको इसमें दिक्कत हो जाए तो आप सीधे क्या कीजिएगा? स्टार्टिंग पॉइंट पे प्लस बनाइएगा। प्लस बनाने का मतलब हो गया कि मेन आप 4 डायरेक्शन बना रहे हैं, ठीक है जी? समझ में आ रहा है? ये ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ हो गया, इधर वेस्ट और इधर ईस्ट। तो ये लाइन जो है ईस्ट की ओर जा रहा है,
ठीक है, तो ईस्ट की ओर ये जा रहा है, तो इसलिए 15 किलोमीटर ईस्ट की ओर बोलेंगे। ठीक है, ये ऐसे बनाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं ये 30 किलोमीटर ना जा करके 40 किलोमीटर गई होती लास्ट में। यहाँ पर अगर 40 किलोमीटर लिख दिया होता तो ये एरो और नीचे बनता, तो फिर ये लाइन ऐसे जोड़ा जाता, तो फिर आंसर क्या बनता, तो प्लस बना लेते। साउथ और ईस्ट के बीच से ये लाइन जा रहा है तो कहा जाता साउथ ईस्ट की ओर है। तो अगर आपको दिक्कत हो डायरेक्शन निकालने में कि स्टार्टिंग से एंड का डायरेक्शन कैसे निकालें, तो उस लाइन को पहले जोड़िए और फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे प्लस बना लीजिए और चारों डायरेक्शन का नाम लिख लीजिए। तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन से डायरेक्शन की ओर दिख रहा है। ठीक है, तो बहुत से लोग होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो लगता है पूरब की जगह पश्चिम ले लेंगे। जैसे ऑप्शन में यहाँ 15 किलोमीटर वेस्ट भी लिखा है। दूसरी बात, कभी भी इसको जोड़िएगा नहीं, है ना, कि ये तीनों को ऐड करके 45 किलोमीटर ऐसे करके कभी नहीं बोल सकते। और तीनों को जोड़ने का ऑप्शन तो नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी बहुत लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ ये है आपका रैंकिंग से क्वेश्चन है। कुछ स्टूडेंट जो हैं वो आपके एक बेंच पर बैठे हुए हैं और इसके बाद बेंच पे नहीं है, सही कतार में बैठे हुए हैं, और ए का रैंक बाएं से 10वां है, बी का रैंक दाएं से 14वां है, और उनके बीच में 8 स्टूडेंट है। तो पूछा है कि बताओ उसमें कुल कितने स्टूडेंट हैं। 32। आप इसमें क्वेश्चन में क्या लोचा है मैं बताता हूँ। ये एक ऑप्शन कांट भी डिटरमाइन भी दिया हुआ है, मतलब कि यह है कि क्या इसमें दो केस नहीं बन सकता, एक मैक्सिमम और मिनिमम, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कितने स्टूडेंट होंगे, कम से कम कितने स्टूडेंट होंगे, ऐसा केस हो सकता है, पॉसिबल है। इसलिए इसको ऐसे टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से बनाना चाहिए। ठीक है, अगर आप पढ़े होंगे, मैंने तो नहीं पढ़ाया आप लोग को रैंकिंग, अगर मैं पढ़ाऊँगा तो ये बेसिक चीज बता दूंगा, अभी इतना ही पढ़ लो। दो केस बनता है जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो। तो पहला केस क्या होगा, ए इधर रहे और बी इधर हो जाए। ठीक है, दूसरा केस क्या है कि बी इधर हो और ए इधर हो सकता है कि नहीं, बताओ, ए बी या बी ए, क्या होगा, यही हमें एकदम समझना है। ठीक है, जब ए का रैंक इधर से लेफ्ट से लिखा है 10, ठीक है जी, और बी का रैंक लिखा है राइट साइड से, क्या लिखा है 14, तो 10 लड़के ए तक हो गए, इधर बी तक 14 हो गए, 10 और 14 कितना हुआ, 24। अब इसके बाद इनके बीच में ए और बी को छोड़कर 8 हो गए, तो ऐसे केस में 24 और 8 कितना आएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पोजीशन जो मैंने अभी बनाया है इसे बोलते हैं टोटल मैक्सिमम स्टूडेंट्स, यानी अधिकतम छात्रों की अधिकतम संख्या। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट प्लस एक्स। ठीक है, एक्स क्या है भाई, तो एक्स यहाँ पर जो है मैंने माना है बीच में जो बंदे हैं ना, बिटवीन पर्सन्स या स्टूडेंट जो भी हो, उसको हमने माना है एक्स को। तो लेफ्ट और राइट यानी 10 प्लस 14 हो जाएगा, और एक्स जो बीच में बंदा है वो 8 हो गए। ठीक है, तो इस तरह से 32 आंसर होंगे। ऑप्शन में भी दिया हुआ है, ये आंसर बिल्कुल अपने जगह पे सही है। ठीक है जी, अब आते हैं दूसरे केस में। ये तो पहला केस है ना, दूसरा केस पे ध्यान से समझो। क्या ये दोनों क्रॉस पोजीशन पे नहीं हो सकते? ऐसा तो कुछ क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि ये लोग किस पोजीशन पे हैं। अब ए के राइट साइड बी है या लेफ्ट साइड बी खड़ा है, क्या पता, ऐसा तो कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो दोनों कंडीशन में हो सकता है ना। तो यहाँ पर देखिए ए का पोजीशन लेफ्ट साइड से 10 है और बी का पोजीशन जो है वो आपका 14 है और इनके बीच में 8 है। क्या ये सही बनेगा या इस केस में गलत बनेगा? दूसरा केस ध्यान रखना हमेशा सही नहीं होता। पहला केस हमेशा सही रहेगा चाहे बीच में कितना बंदा भी हो जाए। दूसरा केस हमेशा सही नहीं होता, लेकिन किसी न किसी केस में तो सही होता है। तो इस वाले केस में क्या होगा, जो टोटल बनेगा वो 32 से कम आंसर बनेगा। ठीक है, तो इसको रखेंगे टोटल मिनिमम स्टूडेंट्स। ठीक है जी,
तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला क्या होगा, यहां पर ये बनेगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, अब ये फॉर्मूला और इस फॉर्मूले में क्या अंतर है, ये फॉर्मूला मैक्सिमम का है जो मैंने इधर लिखा, और ये फॉर्मूला जो है न्यूनतम स्टूडेंट निकालने का है। अब माइनस एक्स किसके लिए है वो समझो। देखिए जब हम लोग लेफ्ट से ए को काउंटिंग करेंगे 10वें नंबर पे ए आ रहा है, ये बताओ क्या बीच वाला काउंटिंग हुआ ना उस कंडीशन में जब बाएं से हम लोग चल रहे थे, और जब राइट साइड से बी को 14वें नंबर पे गिन रहे थे तो फिर से दोबारा बीच वाला बंदा काउंट हुआ कि नहीं हुआ, तो बीच वाले बंदे की 2 बार काउंटिंग हो गई, लेफ्ट से भी और राइट से भी, तो एक बार हटाना पड़ेगा ना, तो इसलिए माइनस एक्स किया गया है यहाँ पर। और ये -2 किसके लिए हुआ है, ए और बी के लिए, क्योंकि ए और बी भी तो 2-2 बार काउंट हो गए। जब हम लोग लेफ्ट साइड से ए को गिन रहे हैं तो बी को भी गिनते हुए आ रहे हैं, बी को क्रॉस करके जा रहे हैं, तभी तो क्रॉस पोजीशन बोला गया। तो लेफ्ट साइड से बी और ए को गिना गया, राइट साइड से भी फिर से दोबारा ए और बी को गिना गया, तो इसलिए इसको हटाना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में अब आंसर मेरा क्या बन रहा है, तो लेफ्ट से 10 राइट से 14 24 हो गए, इधर -8 -2 कितने आ रहे हैं, 14 आ रहे हैं। क्या 14 भी ऑप्शन में है, सॉरी 14 भी ऑप्शन में है, 32 भी ऑप्शन में है, इसलिए आंसर बनेगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम 32 डायरेक्ट आंख मूंद करके नहीं लेंगे, 32 डायरेक्ट आंख मूंद करके नहीं लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना जब कांट बी डिटरमाइंड ऑप्शन है तो ध्यान देना पड़ेगा कि क्यों लिखा है। अगर ऊपर लिख देता हाउ मेनी स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर देयर, तो फिर 32 आंसर हो जाता। मिनिमम लिख देता तो फिर 32 गलत हो जाता, 14 लेना पड़ता। कुछ नहीं लिखा है, मैक्सिमम मिनिमम पता ही नहीं, तो फिर हमें निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये लेना पड़ेगा। दूसरा वाला केस मैंने बोला हमेशा सही नहीं होता है, मतलब बीच में अगर 8 स्टूडेंट के जगह पर 18 स्टूडेंट होते तो पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं है, सीधे आंसर 42 आ जाता। लेकिन दूसरा आंसर पॉसिबल था, अगर मैं 18 वैल्यू यहाँ रखूँ तो उसके बाद जब सॉल्व करूँ तो 4 आएगा टोटल, तो जब टोटल 4 स्टूडेंट हैं तो ए का रैंक 10वां और बी का रैंक 14वां कैसे हो सकता है, तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड केस फेल हो जाएगा। 18 केस में सिर्फ फर्स्ट केस में ही आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा जब हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, मैक्सिमम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कुछ नहीं सोचना है। मिनिमम में बस यही सोचना है कि जो मेरा टोटल नंबर ऑफ मिनिमम स्टूडेंट्स आ रहा है वो किसी के रैंक से कम ना हो, रैंक के बराबर हो या तो रैंक से अधिक है। सिंपल एक और मैं समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 8 स्टूडेंट की जगह अगर 9 स्टूडेंट होते तो फिर 9 स्टूडेंट यहाँ रखते तो फिर मेरा वैल्यू यहाँ कितना आता, 13। तो टोटल जब 13 स्टूडेंट है तो फिर बी का रैंक 14 कैसे हो सकता है भाई, 13 स्टूडेंट है तो 13 ही होगा ना। 50 स्टूडेंट बैठे हैं, रैंक 50 तक बनेगा, 51 रैंक तो किसी का नहीं बन सकता। ये पॉइंट आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर 13 पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, सिर्फ फर्स्ट केस में ही आंसर फाइनल होगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो थोड़ा सा घुमा कर देते हैं, टफ करके देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये इंटरचेंज कर रहा है पोजीशन, तो कैसे बनेगा इस केस में। क्यू का रैंक दिया हुआ है, दोनों आपस में सीट बदल लेते हैं, तो फिर पी का रैंक 16 दिया हुआ है, तो बताना है टोटल कितने लोग हैं। बिना ऑप्शन मतलब बिना पेन पेपर यूज किए हुए कैसे बनाएंगे वो मैं बाद में बता दूंगा, पहले थोड़ा सा इसका बेसिक सीख लो। ठीक है, मतलब मेन क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। पी इधर है और क्यू इधर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप 5-6 सेकंड में बना सकते हैं बिना पेन पेपर यूज किए हुए, लेकिन उसके लिए पहले आपको थोड़ा बेसिक समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, पी का रैंक लेफ्ट साइड से 8th है, क्यू का रैंक क्या है भाई, राइट साइड से 12th है। ठीक है, अब इसके बाद ये दोनों सीट बदलते हैं, पी उठकर क्यू के पास चला जाता है, क्यू उठकर पी के पास आ जाते हैं। ठीक है जी, तो नया पोजीशन क्या बनेगा, क्यू इधर पी इधर। बीच में कितने ये नहीं लिखा है, इधर उधर कितने वो टोटल कितने ये सब कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, तो अब जो अगला इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि ये दोनों जब सीट बदलते हैं
तो P का रैंक जो है वो क्या होता है, 16 हो जाता है। किधर से, लेफ्ट से ही लेगा, ठीक है, ये P का। अब ये बताओ, P का रैंक पहले 8 था, ये यहां से हट गया, P के जगह पर कोई भी जाकर बैठेगा तो बाएं से 8वें नंबर पे ही वो कहलाएगा, क्योंकि P के इधर जितने भी हैं 7 लोग हैं ना, वो 7 लोग तो अपनी जगह पे ही रहेंगे। तो P हट जाए, Q बैठ गया यहाँ पर, तो क्या Q का रैंक 8वां होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, ठीक। इसी तरह Q यहाँ से हट गया और इसके जगह पर P आया, तो P का रैंक क्या 12 नहीं होगा राइट से, क्योंकि P के इधर जो है 11 लोग तो अपने जगह पे ही खड़े हैं, तब ना 12वें नंबर पे Q हुआ। तो वो 11 को गिनेंगे, फिर P को गिनेंगे इस पोजीशन पे, तो P का पोजीशन 12वां ही कहा जाएगा जो Q का था, ठीक है, करेक्ट। एक क्लियर हो गया। अब किसी भी बंदे का लेफ्ट और राइट से रहे, एक फॉर्मूला होता है, वो आप लोग जानते होंगे। जैसे A नाम का कोई बंदा है, लेफ्ट से इसका रैंक है L और राइट साइड से इसका रैंक है R, तो क्या इसमें टोटल निकालते हैं, तो क्या इसका फॉर्मूला लगाते हैं, लेफ्ट प्लस राइट देन -1, ये फॉर्मूला यूज होता है टोटल निकालने में। तो -1 क्यों किया जाता है, क्योंकि A की काउंटिंग जो है वो 2 बार हो गई, बाएं से भी दाएं से भी, ठीक है जी। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर -1 करना भी जरूरी है। तो ये पोजीशन भी तो वही हुआ ना, तो यहाँ पर जब आप टोटल निकालेंगे तो लेफ्ट से 16 है तो राइट से 12 है, इन दोनों का आप जोड़ेंगे 28 आएगा, तो -1 भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो 27 आंसर सही है, ठीक है ना, सी ऑप्शन होंगे 27। को जल्दीबाजी में नहीं बनाइए, आपने यहाँ पर मैंने इसलिए बेसिक से बताया कि क्यों ऐसा करते हैं, ठीक है, यहाँ पर -1 क्यों किया जाता है। तो अब इसी को शॉर्ट में कैसे बनाएंगे बिना पेन पेपर यूज किए हुए, तो इंटरचेंज करने के बाद किसका नाम दिया है ये इंपॉर्टेंट होता है, P का लिखा है कि Q का लिखा है, दोनों में से किसी का भी दे देगा। P का पहले क्या था, लेफ्ट से दिया है, तो इसलिए दोबारा जब P का लिखेगा तो लेफ्ट से ही लिखेगा, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि राइट से तो Q वाला हो जाएगा। तो भाई P जो है Q से सीट बदला है ना, तो P का नया रैंक क्या बना 16, और ये कब बना, जब Q के सीट के पास बैठा था तब। तो Q का क्या है दिया हुआ 12, बस इसी 16 और 12 को जोड़ेंगे, -1 कर देंगे, 27 आ गया। अब इसको जोड़ने में कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड बहुत है, ठीक है। आपको यही देखना है ना कि P Q आपस में सीट बदल रहे हैं, तो P का रैंक 16 हो गया, तो भाई जब P का रैंक 16 कब हुआ, जब वो Q के सीट पे बैठा तभी ना हुआ। तो Q वाला नंबर ले लो 12 और P का नया नंबर 16 ले लो, दोनों को जोड़ दो, -1 कर दो, आंसर टोटल हो गया। ये हमेशा टोटल इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। अगर यहाँ P की जगह Q लिखा होता दूसरी बार, तो वहां राइट लिखा होता, Q का राइट से 16 हो गया, तो फिर जब Q लिखा होता तो ये वैल्यू जो 16 है P वाला 8 से जोड़ते, ठीक है जी। अगर यहां पर मैं ये कर रहा हूं, हाँ मैं ये कर रहा हूं कि अगर यहाँ P हटा दे, यहां लिख दे Q, तो यहां लेफ्ट ना दे करके राइट देगा, तब फिर इस 16 को आप इस 8 से जोड़ेंगे। Q को जब देगा तो P से जोड़ेंगे, P दिया है तो Q से जोड़ेंगे, ठीक है। अब 16 8 जोड़ेंगे, फिर -1 भी करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसमें आंसर फिर 23 बन जाएगा। ये इसमें तरीका होता है, शॉर्ट तरीका यही है, ठीक है। क्लियर हो गया सबको, 27 आएगा आंसर। और जल्दी बिना पेन पेपर यूज किए कैसे बनाएंगे ये भी समझ में आ गया। अगर दोबारा इंटरचेंज करने के बाद, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, दोबारा इंटरचेंज करने के बाद पहला फर्स्ट पर्सन का रैंक लिखा है तो वो नंबर सेकेंड पर्सन से जोड़ करके -1 कीजिएगा। अगर सेकेंड पर्सन का रिपीट किया है तो फर्स्ट पर्सन से जोड़ करके -1 करना है, ठीक है। टोटल अगर मैं पूछूं P और Q के बीच कितने होंगे, कितने बंदे हैं, ये मैंने अलग से क्वेश्चन दिया है, P और Q से बीच में कितने बंदे होंगे, तो क्या आंसर आएगा। आप देखो डायरेक्ट कैसे निकालोगे, मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आपसे बिटवीन पर्सन पूछे कि इनके बीच में कितने लोग होंगे, तो बिना टोटल निकाले डायरेक्ट क्या करेंगे आप। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पहले P का रैंक क्या था 8, फिर इंटरचेंज करने के बाद P का रैंक क्या हो गया 16, कितना डिफरेंस आया, जो भी डिफरेंस आया -1 कर दीजिएगा। ये मैं बता रहा हूं, जो मैं लिख रहा हूं ऊपर, ये बीच में निकालने का हुआ।
तो 16 बड़े में से छोटे को घटाना है, तो 16 माइनस 8 8 आएगा, फिर -1 कर देंगे। 7 आदमी होंगे कहाँ, तो बीच में होंगे। किसके बीच में होंगे, तो P और Q के बीच में होंगे। ठीक है, ये ऐसे बनाइएगा। जिसका भी इंटरचेंज करने के बाद जो दिया रहेगा ना टाइम, उसके हिसाब से करना है आपको। P से P का कंपेयर किया, क्योंकि दोबारा इंटरचेंज करने के बाद P की वैल्यू दी हुई है। अगर Q का दिया होता तो फिर Q से Q का तुलना करते। Q का 12 है, बाद में 16 हो गया, तो 4 अंतर आया, है ना। तो 4 में फिर -1 किया, तब 3 होगा। लेकिन मैंने पूछा P का ही रैंक, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था ना उसमें मैंने पूछा है कि P अगर दिया रहता है यहाँ पर, P के ही केस में, कि पहले P का रैंक 8 है, फिर बाद में P का रैंक 16 हो गया, तो बीच में कितने लोग थे। ठीक है, समझ में आ गया सबको। तो 7 लोग यहाँ पर बनेगा, आंसर आएगा। तो ये डायरेक्ट हम लोग निकाल लेंगे कि पहले जो है P का रैंक 8 था, बाद में कितना हो गया, 16 हो गया। कितना बढ़ा इसका, तो 8 बढ़ा। उस 8 में 8 बढ़ा मतलब 8 अंतर आया, उसी 8 में -1 कर लो, ये 7 बीच में आ जाएंगे। ठीक है, बस यही कहानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका सिटिंग अरेंजमेंट से। ठीक है जी, चलो मैं क्या होगा, 7 बंदे हैं, एक कतार में बैठे हैं। G A और E के बीच में, F और A के बीच में 1 लड़के हैं, E और C के बीच में 2 लड़के हैं, D जो है B के राइट में है, और C और B के बीच में 3 लड़के हैं। तो पूछा है G के राइट में 3rd नंबर पे कौन सा हो, कौन बैठा है। ऊपर आपके ये राइट लिखा हुआ है, ठीक है ना, हिंदी में नहीं लिखा है। हिंदी में मैं कर लिख देता हूं, G के दाएं तीसरे स्थान पे कौन, वो वहां पर मिसिंग हो गया है। यहां पर देखिए क्या बोला है, G A और E के बीच में। G यहां बैठा है, तो A इधर भी हो सकता है, A और E इस साइड भी हो सकते हैं। क्या एक पॉसिबल नहीं है कि A इधर हो जाए और E इधर हो जाए। तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं नॉर्थ और एक साउथ मान के बना रहा हूँ, कुछ नहीं। नॉर्थ में ही दो कंडीशन हो सकते हैं, क्योंकि G जो है A और E के बीच में है, तो फिर A इधर हो चाहे इधर हो, ये नहीं लिखा है कि राइट है कि लेफ्ट है। इसलिए 2 कंडीशन लेके आपको शुरू से ही चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक कंडीशन ले रहे हैं फिर आगे जाके ये सक्सेस नहीं हुआ, फेल हो गया, तो फिर से दोबारा पढ़ के दोबारा आपको बनाना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लॉस होगा। साथ साथ आप बनाते चलेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि कौन सही है और कौन केस फेल हो रहा है। ठीक है, फिर आगे लिखा है F और A के बीच में 1 लड़के हैं, तो F इधर हो जाएगा यहाँ पर, और इसके बीच में 1 बंदा है। कौन बंदा है वो बाद में ढूंढ लेंगे। तो यहाँ भी F इधर रखना पड़ेगा आपको, F और A के बीच में 1 बंदा है। फिर लिखा है E और C के बीच में 2 लोग हैं। अब E और C के भी देखिए, यहाँ पर E है, C कहाँ रखें। क्या ये पॉसिबल है कि C मैं इधर रख करके 2 ले लूँ, क्या ये सही रहेगा लेना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी गलत हो रहा है। क्यों, क्योंकि टोटल गिनने पर 8 हो रहे हैं, जबकि यहाँ पर क्वेश्चन में जो नाम है वो सिर्फ 7% का ही नाम है, 7 बंदे ही हैं, तो 8वां बंदा फिर कहाँ से आएगा। तो इसलिए C को इधर लेना गलत हो जाएगा। तो E और C के बीच 2 बंदे हैं, तो फिर C को यहाँ रखेंगे। ठीक है, C और E के बीच में 2 बंदे कौन हो गए, A और G। इसी तरह यहाँ भी C को यहाँ रखना पड़ेगा, C और E के बीच में 2 बंदे हो गए। C इधर अगर बनाएंगे इस साइड तो फिर क्या होगा, तो 8 बंदे की जरूरत पड़ेगी, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बोला है क्या, D is sitting to the right of B। D और B अभी नहीं मिला है, इस लाइन को छोड़ दो, उसके आगे पढ़ो। C और B के बीच में 3 लड़के हैं। C तो मेरे को मिल गया, अब B कहाँ रखेंगे, तो B इधर रखेंगे। ठीक है, क्यों रखेंगे इधर, क्योंकि C और B के बीच में 3 लड़के हैं। मान लेते हैं, आप कहोगे कि नहीं इधर रखने में क्या दिक्कत है, तो आप देख लो, मैं इधर रखता हूँ, तो 1 2 और 3 लोग होना चाहिए। अब आप गिनिए यहाँ से यहाँ तक का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ई तक 8 होते हैं, जो गलत हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर हम नहीं ले सकते। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी जो आपको बोला है B और C के बीच में 3 बंदे हैं, C इधर है, तो B को आपको यहाँ रखना पड़ेगा, आप इधर साइड नहीं रख सकते। ठीक है, क्योंकि 8 बंदे हो जाएंगे टोटल।
अब जो लाइन मैंने छोड़ा था वो क्या है, डी इज सिटिंग टू द राइट ऑफ बी। डी जो है बी के राइट में, तो बी के राइट में यहाँ जगह खाली है तो डी यहाँ हो जाएगा, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर बी के राइट में ई है तो डी यहाँ पर कैसे सेट करेंगे, ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ नहीं सेट हो सकता। तो इसीलिए यहाँ पर इमीडिएट राइट ही मान के बनाना चाहिए, क्योंकि राइट में तो सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ भी हो सकता है। तो वैसे केस में जब क्वेश्चन में अक्सर आपने देखा होगा राइट लिख देता है, लेफ्ट लिख देता है, तो इमीडिएट लेके बनाना चाहिए उस केस में, ठीक है। तो यहाँ पर ये केस फेल हो गया, ये केस हमारा सही हुआ। तो आपसे पूछा है आपसे जी के राइट में थर्ड नंबर पे, तो जी के राइट में थर्ड नंबर पे कौन आया, डी आया। इसलिए जिन लोगों ने सेकंड ऑप्शन लिया है वो सही है, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं। हमने स्टार्टिंग में ये बनाया कि जी ए और ई के बीच में, तो इस तरह से यहाँ पर दो दो केस लेके चले। बी के राइट में डी यहाँ पर नहीं हो रहा है, कोई जगह नहीं खाली है, इधर रखेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता, वो बहुत राइट में हो जाएगा, इसलिए यहाँ नहीं रख सकते, यहीं पर आपको सेट करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं हो रहा था। इसलिए ये जगह सही हुआ आंसर, दूसरा केस फेल हो गया, तो जी के राइट में आपका डी आंसर आ गया, ठीक है। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और करें। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। 6 दोस्त लिखा है PQRSTU, ये लोग एक हेक्सागोनल टेबल पे बैठे हैं और कॉर्नर पे बैठे हैं और उनका चेहरा जो है सेंटर की ओर है। अब इसमें सर्कल मान के भी बना दोगे ना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए 6 फ्रेंड हैं, वो PQRC यहाँ पर स्टार्टिंग देखिए मेन लाइन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, यही मेन 3 लाइन है, यानी इंग्लिश में भी यहाँ पर ये यहाँ से आपका मेन है, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोला है, P जो है U के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे, मान लेते हैं U कहीं भी रख सकते हो, मैं अगर U यहाँ रखता हूँ तो U का लेफ्ट देखिए इधर होगा, लेफ्ट यानी बाईं ओर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बाईं होता है, और सभी के लिए राइट होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब फेस सेंटर की ओर हो तो दाईं ओर घड़ी की उल्टी दिशा में यानी वामावर्त दिशा में लेते हैं, और बाईं ओर हमेशा होता है क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो P U के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे, तो U अगर इधर होगा तो P कहाँ होगा, यहाँ पर। अगर मैं U को यहाँ बैठाता तो फिर P को यहाँ बैठाता, U को मैं अगर इधर बैठाता तो फिर P यहाँ होता है U के जगह पर। समझ में आ गया, कहीं भी आप बना सकते हैं, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद बोला है कि Q R और S का पड़ोसी है, इसका मतलब ये हो गया Q बीच में होगा, R और S उसके आजू बाजू होंगे। तो दो कंडीशन हो सकता है, या तो फिर RQS, या तो S इधर और R इधर, है ना, ऐसे हो सकता है ना। तो यहाँ पर ये 3 जगह खाली सिर्फ इसी जगह पे है, इसलिए Q को बीच में रखेंगे, तो ये Q हमारा इधर हो गया। अब S इधर रख सकते हो, या तो फिर R इधर रख सकते हो, या S इधर रखोगे तो R इधर रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी फिक्स करेंगे बाद में। ये जगह मेरे को बचा किसके लिए, T के लिए, ठीक है, ये T के लिए जगह इधर बच गए। अब अगला लाइन जो लास्ट लाइन बोला है, T इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S, S के बाईं ओर T दूसरे स्थान पे है, तो S अगर यहाँ बैठाते हैं तो इसके बाईं ओर T नहीं आ पाएगा, इसलिए S को यहाँ बैठाना पड़ेगा, R यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, और इधर से S हट जाएगा, R यहाँ बैठेगा, S इधर बैठेगा, S के बाईं ओर लिखा है ना, लेफ्ट लिखा है, तो S के लेफ्ट में फर्स्ट और सेकेंड, T जो है यहाँ पर हो जाएंगे, हो ना। ये इस तरह से कंप्लीट हो गया, T S के बाईं ओर दूसरा। अब पूछा क्या है, Q के बाईं ओर चौथा व्यक्ति कौन है, तो Q यहाँ पर है, लेफ्ट पूछा है क्लॉकवाइज जाएंगे, एंटी क्लॉक पूछा है तो राइट इधर से आएंगे, एंड ये राइट पूछा होता है तो एंटी क्लॉकवाइज में आते हैं। तो Q के बाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन आया, P, ठीक है। फर्स्ट आंसर होगा हमारा P होगा। बात समझ में आ गई सबको। Q के बाईं ओर पूछा था। अब जो U कहीं भी बनाते हैं हम लोग, जो डायरेक्शन आपने सीखा उसी डायरेक्शन के हिसाब से, जो डायरेक्शन में हम लोग राइट लेते थे क्लॉकवाइज,
तो फेस सेंटर की ओर रहे सीटिंग अरेंजमेंट में तो राइट होगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, डायरेक्शन का उल्टा होगा। अब ये फेस सेंटर से बाहर की ओर होता तब राइट होता क्लॉकवाइज और लेफ्ट होता एंटी क्लॉकवाइज, ठीक डायरेक्शन की तरह। जो डायरेक्शन में हमने बताया था राइट क्लॉकवाइज लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज, वो लागू होता है जब फेस सेंटर से बाहर की ओर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन यहीं पर रखते हैं। अगली बार जब टेस्ट होगा तो फिर मैं एक सिटिंग अरेंजमेंट का कुछ और क्वेश्चन लाऊंगा, वहां पर कुछ और भी कंसेप्ट आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। तो ये था हमारा टेस्ट पेपर आज का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया वो समझ में आया होगा। मैं आप लोग से यही दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग प्लीज़ इसे थोड़ा सीरियस होकर लें, क्योंकि एग्ज़ाम तैयारी करनी है, नौकरी लेनी है, तो थोड़ा सा बेटा मन लगा के पढ़ना पड़ेगा और मन लगा के टेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो ज़िंदगी में कुछ करें, ज़िंदगी में कुछ बने, तो फिर ये टेस्ट जो मैं ले रहा हूँ ये आप थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करो, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें। जो भी होगा प्रीमियर लाइव होगा या डायरेक्ट लाइव में ले सकता हूँ या कोई टेस्ट पेपर तैयार करके मैं अपलोड भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो उससे आपके फ़ायदे के लिए मैं कर रहा हूँ और इसमें मेरा तो कुछ होना नहीं, मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा पेमेंट तो मिल नहीं रहा है, मैं तो आपको फ्री में सेवा दे रहा हूँ, तो आप लोग इस फ्री सेवा का फ़ायदा उठाइए, ठीक है, और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए। और अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन शुभ हो।